Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, ma'am. I have started a series regarding female health, and I have been working on female health. So, there are few issues which have been very much common with females. So, hypothyroidism is one of them, and I wanted to take out some time to make everyone understand about the issue. So with me, we have one patient of mine. She was suffering with hypothyroidism, and what was her journey and how she was, suffering with hypothyroidism and what impact it had on her body physically, mentally, and emotionally. So she would be sharing with us her whole review about how her life has been changed with the proper guidance and treatment with us for hypothyroidism. So I would like to invite Anjali Khurana. She has been with me since years, and I have treated her for hypothyroidism. So she would be sharing her experience, like how hypothyroidism was impacting her life and how things have changed. So Anjali Khurana, Hi everyone. hi. So Am I audible? yeah, yeah. Yes, yes. या हाय मैं ज्योति के साथ काफी टाइम से हूँ मतलब इट्स बिन आई थिंक 7 to 8 years हो चुके हैं मुझे उनके साथ एंड थायराइड काफी बड़ा हुआ था मेरा और मेरे फेस पे स्वेलिंग रहती थी पानी बहुत मतलब वाटर रिटेंशन बहुत होता था बॉडी में जिससे कि वेट मेरा बड़ा हुआ रहता था मतलब ना भी खाऊं कुछ तो भी ऐसे ही होता था और खा लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था मतलब बॉडी वेट पानी से ज्यादा बढ़ता था वाटर रिटेंशन थायराइड में होता ही है दूसरी चीज होती थी कि मेरी जो स्किन थी वो बहुत उसपे ईचिंग वगैरह काफी चीजें होती थी सर में दर्द भी बहुत होता था थायराइड की वजह से तो इनसे मिली मैं फिर इन्होंने मुझे मेडिसिन दी थोड़ा सा टाइम लगता है होम्योपैथी में उसके लिए आपको बहुत सारे पेशेंस चाहिए तो उन्होंने दवाई दी उसके बाद मेरा धीरे 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 कंट्रोल आने लग गया नाउ इट्स एब्सोल्युटली फाइन और वो अब काफी नीचे मतलब आई स्टार्टेड एट 8 तो अब मेरा 2 पे ही रहता है आराम से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को जो उसके सिम्टम्स जो होते हैं जो बेसिकली एलोपैथिक दवाइयाँ तो कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाती थी नींद आना सर में दर्द होना वो सब ज्योति की दवाइयों से अच्छे से कंट्रोल्ड है कोई प्रॉब्लम होती नहीं है मुझे उन सब चीजों की क्योंकि बेसिकली थायराइड के सिम्टम्स हमें ज्यादा तंग करते हैं एलोपैथिक सिर्फ उसको कंट्रोल रखती है जो उसके सिम्टम है वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाती वो तो वो होम्योपैथी से ही सारे कंट्रोल आए हैं तो वेट भी पहले से काफी कम हो गया है और वाटर रिटेंशन भी कम हो गया है मेरा थैंक यू So, thank you for sharing your review with us, and I am happy that we were of help to you. And Abhi, I would like to share more about hypothyroidism. So, hypothyroidism होता क्या है? इसमें हमारा जो thyroid gland है, it does not work properly. Thyroid gland का basic function होता है, it takes care of every cell of the body जिसमें energy combustion कैसे होगा, सेल एनर्जी यूज कैसे करेगा, वो सारी चीजें होती है. सो थायराइड हमको हेड टू टो हर एंगल से इम्पैक्ट करता है अगर वो ढंग से काम नहीं करता है. इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर, इट कंट्रोल्स द डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग. तो थायराइड अगर ढंग से काम नहीं करता है तो T3 T4 जो प्रॉपर हॉर्मोन्स होते हैं थायराइड के, वो ढंग से बनाता नहीं है, जो हमारी बॉडी को काम करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारा प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेस अमाउंट में होता है क्योंकि थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए बॉडी TSH और ज़्यादा बनाती है. सो ये ना होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, एंड फटीग रहता है, एनर्जी लेवल्स हमेशा लो रहते हैं, वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, वी फील स्लीपी द एंटायर डे, और इससे हमारा डेली लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. सो आज का जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट हाउ हाइपोथायरॉयडिज्म इम्पैक्ट्स फीमेल बॉडीज. सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि फीमेल्स को ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों करता है हाइपोथायरॉयडिज्म.
तो इसका रिलेशन सिर्फ फीमेल हॉर्मोन्स एंड वी हैव टू कंसीव ऑल्सो, प्रेगनेंसी होती है, पोस्ट पार्टम इश्यूज होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं द एंटायर मंथ, एंड इन द मेजर लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस लाइक मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, विच मेक्स अ वुमेन मोर prone to have hypothyroidism. So this is the basic issue which is giving women, like, they are more prone than men and they have more tendency to get hypothyroidism. इस पे और अगर थायराइड का मैं रिलेशन समझूं तो बहुत लोगों को लगता ही नहीं है कि पीरियड्स और हाइपोथायरॉयडिज्म का कुछ रिलेशन भी है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपको होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इट बेसिकली हेल्प्स अस विद ओव्यूलेशन, एग रिलीज होने में, एंड नॉर्मल फीमेल के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर थायराइड प्रॉपरली काम नहीं करता है इट हिंडर्स विद ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन हिंडर होती है तो ऑटोमेटिकली इनफर्टिलिटी स्टार्ट हो जाती है फीमेल बॉडी में। अगर हम आगे बात करें तो रिस्क फैक्टर की तरफ देखें, हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे फीमेल बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो इसके कुछ ट्रिगर्स हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट प्रॉपरली, इफ़ यू हैव टू मच ऑफ स्ट्रेस, इफ़ यू आर ईटिंग आउट टू मच, then these factors can predispose you more to have hypothyroidism. Plus, if you are not taking care of the proper nutrition, diet has a very high role in taking care of thyroid function. If your diet is not proper, then basically you are more prone to have hypothyroidism. Apart from this, females के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक विशियस साइकिल में वो फंस जाते हैं, थायराइड प्रॉपरली काम नहीं करता है, उसकी वजह से फीमेल हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होती है। सो ये सारी चीज़ें मिलके और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है बॉडी में, एंड इट इज़ अ विशियस लूप जिसमें आप ना तो वेट लूज कर पाते हो, ना ही आपकी बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करती है, ना ही आप प्रॉपरली काम कर पाते हो डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा अगर स्ट्रेस की तरफ देखें तो स्ट्रेस जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है थायराइड हेल्थ के ऊपर। जैसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है थायराइड फंक्शन जो है वो डिसरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी लाइफ में परपेचुअल स्ट्रेस चल रहा है देन द थायराइड hormones would, that thyroid gland would stop working properly. That would create more issues. So these are the main factors which predispose you to have hypothyroidism. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका प्रिवेंटिव मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थायराइड का प्रिवेंशन अगर करना है, देर इज़ नो श्योर शॉर्ट थिंग कि आपको अगर ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो थायराइड नहीं होगा, बट प्रिवेंशन उसकी की जा सकती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, जिसमें आपका 30 to 40 मिनट्स ऑफ वर्कआउट है 3 to 4 टाइम्स अ वीक। आपको डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट 3 to 4 times a week is a good amount of exercise which can help your thyroid to work properly. Then diet में if you are too much into processed food, अगर आप processed खाना बहुत ज़्यादा खाते हो तो वो भी आपको predispose करता है to have hypothyroidism. And if you have stress, that also triggers thyroid dysfunction. सो ये सारे फैक्टर्स को टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि हाइपोथायरॉयडिज्म से प्रिवेंशन आपका हो सके। सो दीज थिंग्स बेसिकली हेल्प यू टू कीप द ऑप्टिमम थायराइड हेल्थ। देन हाइपोथायरॉयडिज्म का फर्टिलिटी मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी हो जाता है। थायराइड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड फर्टिलिटी. So, by exercising, by eating well, and by taking care of stress in your life, you can better take care of hypothyroidism. फिर जो एक बहुत बड़ा सवाल लोग मुझे पूछते हैं, what medicine can help with hypothyroidism? Are there any specific medicines in homeopathy for hypothyroidism? सो इसका एक सिंपल जवाब ये है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको होम्योपैथी में स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती हैं दैट कैन हेल्प यू विद हाइपोथायरॉयडिज्म कि आप ये दवाई ले लोगे देन योर थायराइड ग्लैंड वुड स्टार्ट वर्किंग वेल। होम्योपैथी इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जिसमें थायराइड के लिए
दवाइयाँ बहुत सारी हैं, बट वो डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, आपकी बॉडी को वो सूट करेगी या नहीं करेगी, वो एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। आजकल काफ़ी ट्रेंड है कि लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं एंड उसमें जो मेडिसिन बताई होती है दे स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। वो मेडिसिन कंज्यूम करना फेटल भी हो सकता है, बिकॉज दैट मेडिसिन माइट नॉट बी मेंट फॉर यू। तो उस मेडिसिन को आप कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है आपको। अगर आप होम्योपैथी लेना चाहते हो, होम्योपैथी आपको डेफिनेटली हाइपोथायरॉयडिज्म में हेल्प कर सकता है, बट दैट शुड बी गिवन बाय द डॉक्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच का मतलब ये है कि एक होम्योपैथ के पास जब आप जाते हो, आपका पूरा केस एनालाइज करता है since childhood till now and how things have impacted you, especially stress and family history, disease history and everything. तो उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर मेडिसिन आपके लिए चूज की जाती है दैट हेल्प्स यू विद टेकिंग केयर ऑफ द थायराइड इशू। हमारा थायराइड ग्लैंड जो है जब वो काम करना बंद कर देता है, इट इट स्लोज डाउन, सो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म है, हेयर फॉल है, ड्राई स्किन है, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ लोगों को अर्टिकेरिया भी स्टार्ट हो जाता है जब हाइपोथायरॉयडिज्म आता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी का इशू बहुत लोगों को हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। सो ये जो इश्यूज हैं दे कैन बी टेकन केयर ऑफ वेल विद होम्योपैथी, जिसमें आपका एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट होता है दैट हेल्प्स इन ट्रिगरिंग द थायराइड ग्लैंड टू वर्क एंड फंक्शन प्रॉपरली। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थायराइड ग्लैंड तभी काम ठीक से कर सकता है जब आप आपका थायराइड ग्लैंड को पुश मिलेगा। वो होम्योपैथी से मिल सकता है। होम्योपैथी triggers thyroid gland to work properly and the issue can be permanently resolved. अब कुछ लोगों को लगता है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, कोई बात नहीं, जाने दो, दवाई नहीं लेते हैं बहुत सारे लोग। थायराइड का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर थायराइड को हम हाइपोथायरॉयडिज्म को अगर हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, उसका इलाज नहीं करवाते हैं, तो और ज़्यादा फेटल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। वो फेटल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपकी फर्टिलिटी और ज़्यादा खराब हो सकती है, आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हार्ट इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं, और एक्सट्रीम लेवल्स में लोगों को मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप होम्योपैथी लो या एलोपैथी लो, बट डू टेक सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। एलोपैथी में आपको आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन होता है हॉर्मोन्स का, वो आपको दिया जाता है डेली बेसिस पे। होम्योपैथी में द थायराइड ग्लैंड इज ट्रिगर्ड टू फंक्शन प्रॉपरली। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। एंड होम्योपैथी कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ द थायराइड फंक्शन। एंड जो सिम्टम्स भी आपको एलोपैथी लेने के बाद भी रहते हैं, जैसे फटीग है, आपको नींद बहुत आती है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, आप स्ट्रेस को कोप अप करने का कैपेबिलिटी कम हो जाता है, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ वेल विद होम्योपैथी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। Yeah, ma'am. I have a question, ma'am. Sakshi here. हाय। Ma'am, yeah, ma'am. Ma'am, actually, my question is is it curable? Is thyroid curable by homeopathy permanently? And how long will it take, ma'am? सो होम्योपैथी में जब बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो हमें पहले पेशेंट का स्टेटस चेक करना होता है। कुछ पेशेंट्स हैं वो जो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, दे स्टार्ट टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर इट अर्ली। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फिगरिंग आउट द इशू। अगर जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड करती है होम्योपैथी से। अगर आपका थायराइड डिसफंक्शन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है फॉर द बॉडी टू एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट, बट डेफिनेटली देयर इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड अगर आप मेडिसिन लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स आपको परमानेंट क्योर में लगता है। परमानेंट क्योर से मतलब है कि आपका थायराइड जो है वो परमानेंटली it starts to function in a better way and the natural way, the way it should. So ये हेल्प करता है आपको टू
गेट रिड ऑफ द सिम्टम्स ऑल्सो. सो आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर हो जाती है उसके बाद, एंड यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ द इश्यूज वेरी वेल. इसके अलावा अगर होम्योपैथी, अब लोगों को ये लगता है खाली दवाई खा लेते हैं, इसके अलावा कुछ चेंजेस उनको नहीं करना है अगर लाइफ में, तो आधा अधूरा ट्रीटमेंट ही होता है. यू हैव टू सपोर्ट द मेडिसिन विद गुड एक्सरसाइज एंड गुड डाइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक्सरसाइज और डाइट प्रॉपरली नहीं करते हैं, आप ठीक से खाना नहीं खाते हैं, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए होती है वो आप नहीं लेते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो कम रिस्पॉन्ड करेगी. बिकॉज अगर परमानेंटली चीज़ों को ठीक करना है तो अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है. थायराइड के पेशेंट में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने के लिए अगर आप थ्रू आउट द डे थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहते हो तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है टू गेट रिड ऑफ द इशू बेसिकली. Anyone else? Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, Sakshi, for your question. Ma'am, I have one more question. Yeah. Yeah. Ma'am, actually my question is कि what is the maximum level of thyroid की मतलब worst case जो हो जाता है, worst level जो उसको बोलते हैं. थायराइड अगर level? TSH लाइक रीसेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर आपका TSH 10 तक है, टिल दैट लेवल यू डोंट हैव टू टेक एनी मेडिकेशन, यू कैन कंट्रोल इट विद डाइट एंड एक्सरसाइज. अगर उसके ऊपर आपका थायराइड TSH का लेवल बढ़ता है, देन यू शुड ऑब्वियसली टेक मेडिकेशन फॉर दैट. ट्रीटमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो अगर आप आपका TSH 10 के ऊपर है, देन you have to take medicine. It is a crucial situation. You cannot left thyroid untreated. Maximum it can reach to like much more level. तो उस लेवल पे फिर थायराइड क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है. बॉडी इज अंडर अ काइंड ऑफ स्टॉर्म. सो उस क्राइसिस में लोगों को बहुत फेटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. जैसे लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, उनकी आंखें बहुत बल्जी हो जाती है, एंड दे हैव सिवियर पैल्पिटेशन, एंड काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रहती है वो. इट इज़ टफ एट दैट सिचुएशन टू टेक केयर ऑफ द इशू. सो बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ on the initial level only and take medicine for it. Thank you, ma'am. If anyone else has a question, I would like to answer that. Hello. Hi. Hello. Hi, Dr. Jyoti. My question is why there is weight loss in hypothyroidism and weight gain in hyperthyroidism? What's the reason behind this? थायराइड ग्लैंड जो है वो जब नॉर्मली काम करता है, इट हेल्प्स विद मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ द वट एवर वी ईट. इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. सो वो एनर्जी जो है वो बॉडी कैसे यूज करेगी नहीं करेगी वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है. जब हमारा थायराइड ग्लैंड कम काम करता है तो हमारी बॉडी जो है वो एक रिजर्व्ड स्टेट में आ जाती है. हम जो भी खाते हैं हमारी बॉडी उसको यूज नहीं करती है. उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी कंबशन भी कम हो जाता है. दैट लीड्स टू वेट गेन. एंड क्योंकि फटीग रहता है, वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, दैट हेल्प्स फर्दर इन वेट गेन. हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवली काम करता है, उस सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है वो कंबस्ट ज़्यादा करती है, ज़्यादा खपत होती है एनर्जी की. उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म में हमको वेट लॉस होता है. Okay, Dr. Jyoti. Thank you so much for the Thank you for information. your question. Related question. मैम गुड आफ्टरनून. Good afternoon. मैम लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कि थायराइड का थोड़ा रिस्क कम रहे? अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो हमेशा, दैट हेल्प्स विद मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन वेल. अगर आपको खुद को हाइपोथायरॉयडिज्म से बचाना है या किसी भी टाइप ऑफ थायराइड इशू से बचाना है, तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना होगा जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है. आप पूरे दिन भर में अगर एक्टिव रहते हैं, जैसे अगर आप वॉक करते हो तो अगर 8,000 to 10,000 स्टेप्स आपके रहते हैं डेली, दैट कैन हेल्प यू विद बूस्टिंग अप द मेटाबॉलिज्म, एंड आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बेटर काम करता है.
इसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल है थायराइड फंक्शनिंग में। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे सिलेनियम इज़ वेरी गुड फॉर थायराइड हेल्थ, तो आपको वो थोड़े थोड़े अमाउंट में लेता रहना चाहिए। Apart from that, don't eat anything which has any kind of artificial color, artificial flavor, preservatives, क्योंकि इन सब चीज़ों से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। प्रोसेस्ड खाना अगर हम ज़्यादा खाते हैं उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, दैट फर्दर ट्रिगर्स थायराइड डिसफंक्शन। सो स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड फूड। थैंक यू मैम। Anyone else has any question? हाँ मैम। मैम गुड आफ्टरनून। Good afternoon. मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मेटाबॉलिक पे या ये हमारे मेटाबॉलिक रेट पे क्या अफेक्ट करता है हाइपोथायराइडिज्म, जैसे आपने अभी बताया है प्रीवियस। सो थायराइड का बेसिक काम ही होता है कि वो हमारा बॉडी में कितना एनर्जी कहाँ यूज होगा वो डिसाइड करता है थायराइड ग्लैंड जो है। अगर थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं करता है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, क्योंकि वो ट्रिगर ही नहीं करता है बॉडी को टू कंबस्ट एनर्जी। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करता है तो मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट फर्दर लीड्स टू द इशू। तो ये अगर अगर थायराइड बेटर काम कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म वुड बी गुड, कम काम कर रहा है मेटाबॉलिक रेट वुड बी लो, ज़्यादा काम कर रहा है तो मेटाबॉलिक रेट वुड बी वेरी हाई। उसी पे डिपेंड करता है कि हम वेट लूज करते हैं वेट गेन करते हैं। हेलो मैम। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे पूछना है कि डाइटरी मैनेजमेंट ड्यूरिंग हाइपोथायराइडिज्म, जैसे हमने पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन दी, साथ में हम क्या डाइटरी मैनेजमेंट दे पेशेंट को और विद योगा एंड एक्सरसाइज। सो जैसे आपने होम्योपैथी में पेशेंट को मेडिसिन दिया है उसके बाद पेशेंट को एक बेटर एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है कि वो डाइट और एक्सरसाइज को कैसे मैनेज करे। डाइट में सबसे पहले पेशेंट को ये एडवाइस करना इम्पोर्टेंट है दैट द पेशेंट हैज़ टू ईट नेचुरल एंड फ्रेश फूड आइटम्स, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नॉर्मल घर का खाना है, वो खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाई कैलोरी काउंट वाले खाने पेशेंट को अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है। अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसका बॉडी को पचाने में बहुत टाइम लगेगा, दैट वुड एड ऑन टू द लो मेटाबॉलिक रेट। तो पेशेंट को सिंपल एडवाइस करना है कि आप स्मॉल पोर्शंस में खाओ, थोड़ा खाना खाओ, एंड आपकी बॉडी ताकि थोड़े थोड़े टाइम में आपका बॉडी डाइजेशन पे फोकस कर सके और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हो सके। फर्दर आप पेशेंट को एडवाइस करिए कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिसमें आर्टिफिशियल कुछ भी है। रिफाइंड आइटम्स हैं जैसे मैदा है, रिफाइंड ऑयल है, ये सब चीज़ें पेशेंट को अवॉइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो खाना है आप फ्रेश खाइए, फ्रेश खाने से आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगी, देन यू स्टार्ट टू फील हेल्दी। So these kind of diet and like avoiding refined items and things which have artificial color or preservatives or processed items, that basically helps in taking care of thyroid health. मैम ये पूछना है कि हाउ लॉन्ग वन शुड टेक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सो दैट कि जो हाइपोथायराइडिज्म है वो रिलैप्स ना हो। मैंने कुछ केसेस में देखा है कि पेशेंट 6 मंथ्स 1 ईयर ट्रीटमेंट ले लेता है, फिर आफ्टर 1.5 ईयर 2 इयर्स रिलैप्स हो रहा है। फीमेल्स में स्पेसिफिकली डिपेंड करता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के बाद थायराइड अगर किसी को पहले रह चुका है हाइपोथायरॉयडिज्म तो उनको दोबारा से ट्रिगर वो हो जाता है, बिकॉज दीज आर द लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस कि आपकी बॉडी ऑलरेडी इतना अप्स एंड डाउन से जा रही है इन टर्म्स ऑफ हॉर्मोन्स, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। So you have to specifically take care of the issue at that particular time also। अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जैसे प्रेगनेंसी है या फिर पोस्टपार्टम है या मेनोपॉज का टाइम है, उस टाइम पे यू शुड रेगुलरली चेक योर थायराइड फंक्शन and take treatment from the homeopath if the TSH or T3 T4 levels are fluctuated. This would basically help in arresting the issue on the initial stage. There is no permanent
cure to hypothyroidism if you are not going to take care of your lifestyle. अगर आपका लाइफस्टाइल बाद में फिर से खराब होता है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म फिर से ट्रिगर हो सकता है. So better take care of your body in terms of diet and exercise, and regularly get the TSH, like whole thyroid profile T3 T4 checked every 6 months if you had hypothyroidism, so that if it is triggering again you can take medicine and get rid of it. ओके मैम. एंड कुछ पेशेंट्स मैम, जैसे डॉक्टर्स भी होम्योपैथ, वो पेशेंट्स को थायराइड 3x या 12x 6x में दे देते. हेलो. होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच होता है. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है बाय अ होम्योपैथ, दैट कैन ओनली हेल्प द पेशेंट. Direct like specific and particular medicines can never help with hypothyroidism. Temporary relief that only gives. Yeah. Ma'am, any case like can you present ki just a rubrics and case taking? I can do a follow-up webinar on that. I will I have very little time left with the webinar timing, so I can do it in the further webinar. Okay, thank you. Anyone else has a question? Yes, ma'am. हेलो. हाय मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर थायराइड को हम अनट्रीटेड ही छोड़ दें तो उससे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे? जब आपका थायराइड ग्लैंड काम करना बंद करता है तो इनिशियली स्टार्ट होती हैं चीज़ें कि आपकी बॉडी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर करने लग जाती है और बॉडी आपकी एनर्जी यूज़ नहीं करने देती है, जो फटीग का एक मेन कारण होता है कि आपको थकान लगती है. धीरे धीरे सिचुएशन ऐसे होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो पूरा बॉडी में हर सेल एनर्जी कैसे यूज़ करेगा वो डिसाइड करता है. अगर थायराइड ढंग से काम नहीं करता है तो धीरे धीरे आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है वो इम्पैक्ट होना स्टार्ट होता है और आपको बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस और ये सारी सिचुएशन स्टार्ट हो सकती है अगर आप थायराइड को ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो. सो थायराइड का ट्रीटमेंट ना करवाना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. It can lead to fatal outcomes, and you should never leave hypothyroidism untreated. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, I have a question, ma'am. Yeah. Ma'am, actually, I have seen people in thyroid, ma'am, they are gaining weight, okay, extreme weight, and they are losing weight as well, ma'am. How is it possible? I mean, there are, are they, I mean, we have two type of thyroids, ma'am. सो थायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा काम करता है, हाइपर एक्टिव रहता है, तो वो हाइपर थायराइडिज्म होता है जिसमें वो थायराइड हार्मोन T3 T4 बहुत ज़्यादा बनाता है और TSH की लेवल्स उस केस में कम हो जाती है. अगर हम जो खा रहे हैं हमारा थायराइड उससे ज़्यादा कंबस्ट कर रहा है, जला रहा है एनर्जी को बॉडी में, तो हम वेट लूज करते हैं जो हाइपर थायराइडिज्म की सिचुएशन में होता है. हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा थायराइड ग्लैंड काम ही करना बंद कर देता है जिसकी वजह से हमारा एनर्जी कंबशन कम हो जाता है, खाली स्टोर होता है और हम वेट गेन करने लग जाते हैं. So there are two type of thyroid issues basically. So one is hyperthyroidism in which we lose weight, one is hypothyroidism in which we gain weight. Okay, ma'am. Ma'am, even at the age of 52, is it curable, ma'am? Because I know a person, a woman in my neighborhood, she is 52 age and she is having thyroid. 8 to 9 range, she told me, I guess. I'm not sure about that. So if she is having the TSH level less than 10, it is very much curable. It also depends on what else she is having, like what kind of diseases she has. And I have to do a proper case study of her. After that, I would be in a better position to understand and make you understand if the case is curable or not. Thank you so much, ma'am, for your answer. So I would be conducting more webinars once a month on any Sunday.
So I would be keeping you guys posted about the upcoming seminars, and I am very happy to see you all here. And it is very important for a female to understand that uh, the body has to be taken care of in every sphere of life, and you cannot leave yourself, like females don't take care of their issues on the initial stages unless they proceed further to the bigger issue. So arrest your issues in the body on the first level only. That can basically help you be healthy, and you can take care of yourself and your family in a better way. So I'll see you guys next time when I would be conducting one more webinar, and I would send you links and invites for the upcoming webinars. So I would like to take your leave, and thanks for joining me today. And this webinar was only to spread awareness, especially in females, so that they understand the issue in a better way. Like hypothyroidism is one of the biggest issue which females are facing right now, and the whole intent behind this webinar was to make the females understand the issue in a better way, so that if you understand something in a better way, you can deal with the issue in a better way. So thank you so much for joining me, and I'll keep Thank you you so much, posted for ma'am, the for upcoming inviting us. webinars. Thank you. Bye We bye. also got so many Thank you, information. ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, bye.